88 पर दंगल किसका मंगल। जी हां, 26 अप्रैल यानी कल 88 सीटों पर दूसरे फेज की वोटिंग है और 13 राज्यों में यह चुनाव 88 संसदीय क्षेत्रों में कल होंगे। मैदान में 1198 उम्मीदवार हैं। दूसरे दौर में 15 करोड़ 50 लाख वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। लोकसभा चुनाव का सॉलिड कवरेज हम आपको दिखाएंगे। कल सुबह 6 बजे से दूसरे फेज के चप्पे चप्पे पर भारत एक्सप्रेस की टीम होगी। 26 अप्रैल को यानी कल सुबह 6 बजे से 88 सीट पर 88 रिपोर्ट, जो हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। मतदान से जुड़ी हर खबर भारत एक्सप्रेस के जरिए सुबह 6 बजे से लगातार शाम तक हम आपको बताएंगे कहां पर कैसा मतदान हो रहा है, किनके बीच टक्कर है, और साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि मतदान में मुद्दे क्या हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज के सियासी रण में बीजेपी और विपक्षी पार्टियों ने जमकर पसीना बहाया। 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए पीएम मोदी ने मोर्चा संभालते हुए उत्तर से दक्षिण तक धुआंधार चुनाव प्रचार किया और विपक्ष पर चुन चुनकर हमला बोला। लेकिन बीजेपी पहले फेज के मुकाबले दूसरे फेज में ज्यादा आक्रामक नजर आई, क्योंकि पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज में गिरावट नजर आई। यही वजह रही कि दूसरे फेज में बीजेपी ने मुद्दे बदले और पार्टी एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में लौट आई। हिंदुत्व, परिवारवाद, तुष्टीकरण और आतंकवाद के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला, तो वहीं राहुल गांधी के वित्तीय सर्वेक्षण वाले बयान पर बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा। पीएम ने कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो मां बहनों के सोने तक का हिसाब करेंगे, मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे। हमारा संविधान साफ साफ मना करता है कि किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने वर्षों पहले ही धर्म के आधार पर आरक्षण का खतरनाक संकल्प लिया था। उधर कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों ने दूसरे चरण में बीजेपी के हिंदू, सनातन, राम मंदिर और मथुरा काशी जैसे कई मुद्दों पर खामोशी बनाए रखी और अलग रणनीति अपनाते हुए महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण और संविधान को लेकर बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार सियासी रण में महंगाई और संविधान बचाने वाला चुनाव बताते हुए बीजेपी पर हमला बोल रही हैं। ये साधारण चुनाव नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में पहली बार, आजादी के बाद पहली बार एक ऐसी पार्टी है जो संविधान को खत्म करना चाहती है। उनका लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं है, उनका लक्ष्य हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को खत्म करने का है। दूसरे चरण में कुल 1198 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इनमें 100 महिला उम्मीदवार हैं। अब इस फेज में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुद्दों की लड़ाई में जनता किस पर भरोसा करेगी और कौन बाजी मारेगा, इसका पता तो 4 जून को ही चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो कल दूसरे दौर का मतदान है और दूसरे दौर का मतदान 88 संसदीय क्षेत्रों में होगा। 13 राज्यों के, असम के 5, बिहार के 5, छत्तीसगढ़ के 3, जम्मू कश्मीर के 1, कर्नाटक के 14, केरल के 20, मध्य प्रदेश के 6, महाराष्ट्र के 8, राजस्थान के 13, त्रिपुरा के 1, उत्तर प्रदेश के 8, पश्चिम बंगाल के 3 और मणिपुर के 1 संसदीय क्षेत्र में कल वोट डाले जाएंगे। किस तरह की तैयारी है और कल सुबह जब वोटर वोट देने के लिए जाएंगे तो मतदान केंद्रों पर किस तरह की तैयारी की जा रही है और लड़ाई कहां पर है, ये आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं लखनऊ से, दिव्येंदु राय, अभिषेक आढ़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जयपुर से अभिषेक पांडे, मुंबई से, और कोमल शर्मा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कोमल, आपसे शुरू करते हैं। चुनाव आयोग की क्या तैयारी है कल के दूसरे फेज को लेकर? पहले फेज में जो उम्मीद थी वोटिंग की उससे कम वोटिंग हुई, तो दूसरे फेज के लिए क्या रणनीति है, किस तरह की तैयारी है?
देखिए बिल्कुल पहले फेज की जो मतदान हुआ उसमें थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि जितना सोचा था उतनी वोटिंग नहीं रही, और शायद माना जा रहा है कि जो ये हीट वेव चल रही है उसके चलते लोग, या फिर कई और मुद्दों के चलते जो है वो लोग मतदान करने से बाहर जो है वो नहीं निकले मतदान करने के लिए। लेकिन देखिए दूसरे चरण का मतदान, जिसके लिए प्रचार जो है वो कल बुधवार को शाम को रुक गया है। 89 सीटों पर ये मतदान होना था, लेकिन अब एक सीट घट गई है। मध्य प्रदेश की बैतूल सीट जो है वहाँ पर एक बसपा उम्मीदवार जो थे उनके मौत के बाद अब इस पे 7 मई को चुनाव होगा, मतलब कि ये चुनाव जो है आगे खिसक गया उस सीट पर। तो अब 88 सीटें हो गई जिन पर मतदान होना है। चुनाव आयोग जो है लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा है कि मतदाता बाहर निकले, खासतौर से युवा मतदाता वो बाहर निकले, और हर एक बूथ के पास फैसिलिटीज जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से जो है वो दी गई है। लेकिन देखिए यहाँ पर माने, क्योंकि इस बार पहले चरण की तरह दूसरे चरण का मतदान जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई हॉट सीट्स जो हैं वो है, कई प्रमुख चेहरे हैं। खास तौर से बात करें तो कांग्रेस के ही बड़े चेहरे राहुल गांधी की बात करें, वायनाड उनकी सीट पर है। वहाँ पर अगर त्रिवेंद्रपुरम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखरन के सामने शशि थरूर है जो 3 बार जीत हासिल कर चुके हैं। वो मेरठ से अरुण गोविल जो है, राम टीवी पर राम का किरदार जिन्होंने निभाया था, जनता के दिलों में जो बस गए थे अपने इस किरदार के जरिए, वो अब मेरठ से उतर रहे हैं। हेमा मालिनी एक बार तीसरी बार फिर अपना भाग्य आजमाने जा रही हैं। मथुरा से 2 बार उन्होंने जीत हासिल करी, तीसरी बार उनको फिर से टिकट मिला। वहीं कर्नाटक में डीके शिव कुमार के भाई जो हैं डीके सुरेश, वो अपनी किस्मत, उनकी किस्मत का फैसला होगा। वहीं और बीजेपी के तेजस्वी सूर्या जो है उनका फैसला होगा। तो ये कई प्रमुख चेहरे हैं और कई प्रमुख सीटें हैं जो इस जो दूसरा चरण का मतदान है इसमें होने वाली है। में बंद होगी। बिल्कुल, और रुक करते हैं जरा जयपुर का अभिषेक आढ़ा दूसरे चरण में जो 13 सीट है, उसके बाद तो फिर वहां पर पूरी सीटों पर मतदान खत्म हो जाएगा कल। कई बड़े चेहरे भी इस दौर में हैं। खुद स्पीकर का भी चुनाव है कल, उनके संसदीय क्षेत्र में भी 2 मंत्री भी हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी। किस तरह की तैयारी है? बिल्कुल विजय, देखिए कल दूसरे चरण का चुनाव है, 13 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें 2 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत दांव पे लगी है। तो वहीं लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला, वो कोटा से लगातार तीसरी बार भाग्य आजमा रहे हैं और उनको प्रहलाद गुंजल से तगड़ी चुनौती मिल रही है। कोटा में करीब 2.80 करोड़ मतदाता हैं जो कि 152 कैंडिडेट्स के भाग्य का फैसला करेंगे कल, जिसमें से उन 152 कैंडिडेट्स में से 7 महिला मतदाता है। कई मायनों में यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के पुत्र, अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत और वसुंधरा राजे के पुत्र, उन दोनों की किस्मत दांव पे लगी है। एक वसुंधरा राजे के पुत्र झालावाड़ से दुष्यंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो जालोर सीट से वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, और दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्रियों ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया था इन दोनों अपने पुत्रों के लिए उनके चुनाव में। तो ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। दोनों हॉट सीटें बनी हुई है। उसके अलावा 2 केंद्रीय मंत्री, जैसा मैंने बताया, और लोकसभा स्पीकर की प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर है। इसके लिए 28,000 बूथ पर चुनाव होना है। 28,000 बूथ में से करीब 14,000 बूथ ऐसे हैं जो कि सेंसिटिव या ओवर सेंसिटिव माने गए हैं। तो उनके लिए अलग से वेबकास्टिंग की, लाइव वेबकास्टिंग, पूरे पोलिंग जब तक रहेगी तब तक लाइव वेबकास्टिंग होगी। सभी मतदान दल जो है वो रवाना हो गए हैं। 85,000 के करीब सेंट्रल फोर्सेस के जवान जो हैं वो बुलाए गए हैं, जिसमें सीआईएसएफ और अर्धसैनिक बलों की कंपनियां हैं, और करीब 75,000 जवान जो हैं वो राजस्थान पुलिस के हैं, वो सभी निगरानी करेंगे। इसके अलावा 3,000 से ज्यादा सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। वो सेक्टर मजिस्ट्रेट भी अपने अपने इलाकों में चले गए हैं। सभी जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना होकर जहां पोलिंग होनी है उन क्षेत्रों में पहुंच चुकी है, उन पोलिंग बूथ पर पहुंच चुकी है और वहां जाकर तैयारियां शुरू कर दी है। 2.80 करोड़ जो मतदाता हैं उनमें से करीब 9.25 लाख वोटर ऐसे हैं जो कि इस बार पहली बार मतदान करेंगे, और इनमें जो नए वोटर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा जो संख्या है वो पाली में है। पाली में सबसे ज्यादा, वैसे जो मतदाताओं की संख्या है वो भी सबसे ज्यादा है, करीब 23 लाख से कुछ ज्यादा है, और सबसे कम जो है वो अजमेर में है। अजमेर से भागीरथ चौधरी चुनाव में है। दूसरे चरण का चुनाव है और उसके बाद में राजस्थान की सभी 25 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा, क्योंकि पहले फेज में 12 सीटों पर मतदान हो चुका है। जी, मुंबई
अभिषेक पांडे हमारे साथ हैं। और अभिषेक पांडे, दूसरे दौर में 8 सीटें हैं महाराष्ट्र की। पहले दौर में आपसे जब चर्चा हो रही थी वोटिंग के बाद, तो आपने ये कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में तो वोटिंग बहुत हुई, लेकिन शहरी क्षेत्र में उस तरह से उत्साह मतदाताओं में नहीं देखा गया। दूसरे चरण की क्या तैयारी है? मतदान और बढ़े दूसरे चरण में, उसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से क्या रणनीति बनाई गई है? उम्मीदवारों के बारे में भी जरा बताइए। बिल्कुल आनंद, जिस तरीके से अगर तैयारियों की बात की जाए तो चुनाव आयोग इस जो शिथिलता है वोटिंग को लेकर के, जो जिस तरीके से जागरूकता के लाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद भी जो मतदान प्रतिशत है वो नहीं बढ़ा है, जिसको लेकर के चुनाव आयोग ने फिर से एक बार अपना पूरा सिस्टम सक्रिय किया है और कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग निकलकर मतदान करें। चुनाव आयोग ने इसके पीछे की जो 2-3 वजहें बताई हैं। पहला, लगातार गर्मी का होना, कि लगातार तापमान बढ़ रहा है जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकले हैं। दूसरा, जो जनरल परसेप्शन जो बन रहा है कि वो कहीं ना कहीं ये सेट करना कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री तो बनेगा ही, तो फिर हम जाकर क्या करेंगे, किस तरीके से वो करेंगे, ये दूसरा परसेप्शन। तीसरा, लगातार पलायन की स्थिति जो थी पहले फेज में, अगर हमने देखा तो नागपुर और इससे जुड़ी जो बेल्ट है वो हमेशा उत्तर भारत से जुड़ी बेल्ट रही है, क्योंकि वहाँ से लोग काम करने के लिए आते थे। छुट्टियों के समय में लोग अपने गांव की तरफ जाते हैं। हालांकि वोटिंग यहाँ पर होने की वजह से उसकी शिथिलता दिखी। अब अगर तैयारियों की बात करें प्रत्याशियों को लेकर के, तो इस बार काफ़ी टफ चुनाव रहने वाला है। 8 जो सीटें हैं उसमें 3 सीटें वो मराठवाड़ा रीजन से आती हैं, जिसमें अशोक चौहान जहां से राज्यसभा सांसद बन के गए हैं, और अशोक चौहान का दबदबा नांदेड़ से रहता है। नांदेड़ में बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और अशोक चौहान को ये जिम्मेदारी है। नांदेड़ की प्रतिष्ठा को इसी बात से समझा जा सकता है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री ने भी रैली की और गृहमंत्री ने भी रैली की। अमूमन जो रैली का प्लानिंग होता है वो इस तरीके से होता है कि एक जगह गृहमंत्री ने जहाँ की वहाँ प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं, लेकिन दोनों लोगों ने वहाँ पर रैली की, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए वहाँ टफ चुनौती मिल रही है कांग्रेस से। अगर बात करें अमरावती की, तो अमरावती में रवि राणा को टफ चुनौती मिल रही है, क्योंकि रवि राणा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत के गई थी। बाद में बीजेपी ने उन्हें अपने हिस्से में शामिल करके टिकट दे दिया। हाँ। अब स्थानीय तो नवनीत राणा को जिस तरीके से चुनौती वहां पर मिल रही है, स्थानीय बीजेपी के लोगों का तो कैडर का विरोध था, लेकिन जो सहयोगी दल थे बीजेपी के वो भी नवनीत राणा से विरोध कर रहे थे। वो निश्चित तौर पर नवनीत राणा के लिए एक टफ चुनौती है। अगर वर्धा की बात करें तो वर्धा में भी एक कड़ी चुनौती देखने को मिल रही है, लेकिन वर्धा में बीजेपी अच्छी पोजीशन में दिखती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार वहां पर कैंपेन रहा। और अगर अकोला की बात करें, वहां प्रकाश अंबेडकर मैदान में है। खुद प्रकाश अंबेडकर चूंकि बाबा साहब अंबेडकर के पोते हैं और बाबा साहब अंबेडकर को लेकर पिछले काफी समय से देश भर में सियासत गर्म है कि संविधान बदला जाएगा नहीं बदला जाएगा, इस पर पूरा कैंपेन चल रहा है। तो उनके पोते मैदान में हैं, उनकी भी एक प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इस तरीके से अगर देखें तो 8 जो लोकसभा सीटें हैं उसमें 3 मराठवाड़ा रीजन की है। काफ़ी उसमें चर्चित सीट जो नांदेड़ की है, यहाँ पर अमरावती जहाँ से नवनीत राणा मैदान में है, प्रकाश अंबेडकर अकोला से मैदान में, ऐसी तमाम सारी सीटें हैं जिस पर कल मतदान होना है। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली में सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और दिव्येंदु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 80 सीटें और टारगेट इस बार की है बीजेपी की 80 सीटें, दूसरे चरण की 8 सीटें और ये भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी। जमकर प्रचार हुआ, प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, बीजेपी अध्यक्ष हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, सबने पूरी ताकत झोंकी है। जरा बताइए इन 8 सीटों के बारे में। कई उम्मीदवार भी नए हैं। देखिए आनंद, ये जो 8 सीटें हैं लोकसभा की, इनमें 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी पहले से काबिज थी। अमरोहा की सीट छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी हर सीट पे जीती थी। हालांकि गठबंधन में बागपत की सीट रालोद के कोटे में गई है। वहीं अगर सीटों के समीकरण की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों पे विरोध का सामना करना पड़ा। जहां गाजियाबाद में इन्होंने जनरल वीके सिंह का टिकट बदला, वहीं मेरठ में टिकट बदला, तो गाजियाबाद में खासा विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं त्यागी मतदाता जो है वो
महेश शर्मा को लेकर नाराज बताया जा रहा है, वहीं राजपूत मतदाता बीके सिंह का टिकट बदलने से नाराज बताया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कैंपेनिंग हुई है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ देगी। वहीं अलीगढ़ की अगर बात करें तो अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में कहा कि वोटिंग परसेंटेज कम है, लोग घरों से बाहर निकले, मतदान करें। अलीगढ़ की सीट भी इस चरण में है और वहां से सतीश गौतम प्रत्याशी है। मथुरा से हेमा मालिनी चुनावी मैदान में है। अरुण गोविल मेरठ से चुनावी मैदान में है। अरुण गोविल ने तो यहां तक कहा कि त्यागी मतदाता हमारे साथ रहे, क्योंकि अरुण गोविल पहली बार चुनावी रणभूमि में है और मेरठ की सीट उनको फंसती नजर आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कैडर इतना मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये जो फेज है वो रहने की उम्मीद जताई जा रही है। राजकुमार सांगवान बागपत से प्रत्याशी हैं, अमरोहा से कंवर सिंह तंवर प्रत्याशी है, वहां से पिछली बार दानिश चुनाव जीते थे, लेकिन वो इस बार कांग्रेस के सिंबल पे। अब देखने वाली बात होगी कि कौन कौन चुनाव जीत कर आता है। कोमल, एक बार फिर हम आपके पास आते हैं, जरा उन जगहों के बारे में बताएं, जैसे पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक है, यहाँ पर मणिपुर की भी एक सीट है और त्रिपुरा की भी एक सीट है। इन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है जीत की, उस बरकरार रखना जीत का और संख्या को और आगे बढ़ाना। बिल्कुल, देखिए जैसे अभी हमारे सहयोगी ने बताया कि अगर हम बात करते हैं यूपी की 8 सीटें, तो यूपी की 8 सीटों में तो भाजपा पिछली बार 7 सीटें, मतलब कि 2019 की भी बात करें तो वहां पर कब्जा रहा था। तो हालांकि यूपी बहुत महत्वपूर्ण होता है जब हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए। मणिपुर की बात करते हैं, आउटर मणिपुर सीट पर जो है वहां पर इस बार चुनाव है और मणिपुर का मुद्दा इस बार बहुत उठा था, विपक्ष ने बहुत उठाया था वहां पर जो मणिपुर हिंसा हुई थी उसको लेके। तो थोड़ा सा वहां पर बीजेपी के लिए जो है वो कह सकते हैं कि टफ कंपटीशन हो सकता है वहां पर, या थोड़ी मुश्किल हो सकती है। साथ में त्रिपुरा की अगर हम बात करते हैं या बंगाल या बिहार की बात करते हैं, बिहार के से जो पप्पू यादव है पूर्णिया सीट से उतरे हैं निर्दलीय के तौर पर, तो बिहार की भी जो सीटें हैं वहां पर भी कुछ टफ कंपटीशन जो है वो माना जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे चेहरे हैं जो जिनके उस पर, जैसे अगर आप यूपी की बात करें, सीटों की बात करें, तो वहां पर अगर मोदी के नाम पर जो है वो भी वोट मिलेगा तो योगी मॉडल भी वहां पर चलेगा। ऐसे ही अगर राजस्थान की बात करें, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से, तो उनका वहां पर अच्छा खासा जो है वहां पर जो कह सकते हैं प्रभाव है। ओम बिरला को टिकट इस बार दिया गया है, उनको उनकी भी किस्मत का जो है वो पता चलेगा। तो कई सीट्स ऐसी है। और बंगाल में थोड़ा सा ये कह सकते हैं, हालांकि ये माना जा रहा है कि बंगाल में अगर अब लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी जैसे पहले चरण के मुताबिक को अगर छोड़ दे तो दूसरे चरण में जो मुद्दा हावी हुआ, धर्म का मुद्दा, खासतौर से सैम पित्रोदा के बयान के बाद, और जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था उस पर पीएम ने जो कहा कि मुस्लिम लीग से मिलता जुलता है, तो उसको लेकर के ये मुद्दा जो है ये थोड़ा बहुत जो मतदाता है उनमें यू टर्न ला सकता है, क्योंकि पहले चरण को देखे और दूसरे चरण को देखे, दोनों में मुद्दा बदल गया है। यानी कि आगे ये भी ये देख सकते हैं जो मतदाता है कि जैसे जैसे आगे के चरण आएंगे तो उसमें मुद्दे बदल सकते हैं, दूसरे मुद्दे हावी हो सकते हैं। जो राजनीतिक पार्टियां हैं एक दूसरे पर जो आरोप लगाती है, आरोप प्रत्यारोप या बयान होता है, उनसे कितना कन्वेंस जो है वो मतदाता होता है, उसके मुताबिक जो मतदाता किसी स्पेसिफिक पार्टी के लिए अगर बना के भी माइंड मेकअप करके भी रखा है तो वो उन मुद्दों के चलते वो अपना माइंड डाइवर्ट भी कर सकता है। यानी कि सीट पोलिंग बूथ तक जाते जाते उसका माइंड डाइवर्ट भी हो सकता है कि किस राजनीतिक पार्टी को मुझे देना है। तो यहाँ पर अभी जिस तरीके से भाजपा हमलावर हो रही है विपक्ष के मुद्दों पर, खासतौर से कांग्रेस की अगर बात करें तो अभी ये लग रहा है कि प्रथम चरण के मुकाबले दूसरे चरण में भाजपा, और जो माइक्रो मैनेजमेंट प्रथम चरण में जो भाजपा को थोड़ा सा नाउम्मीद हुई थी, वो माइक्रो मैनेजमेंट जो है प्रत्येक बूथ पर मतदाता को ले जाने का काम जो प्रत्येक कार्यकर्ता को दिया गया कि वो उसका ध्यान करे और प्रत्येक बूथ की समीक्षा भी करे, तो उसमें कहीं ना कहीं भाजपा उम्मीद अपने लिए और अच्छा और कर आगे सकती है दूसरे चरण में। कर रही है उम्मीद। अभिषेक काढ़ा, पोलिंग पार्टी तो अब रवाना हो गई होगी और सारी सुरक्षा के भी इंतजाम पूरे कर लिए गए होंगे चुनाव आयोग की तरफ से?
बिल्कुल पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। सुरक्षा के इंतजाम में जैसा मैंने आपको बताया कि करीब 85,000 जवान डिप्लॉय किए गए हैं। 175 कंपनियां हैं सेंट्रल जो फोर्सेस हैं उनकी, और 75,000 करीब जवान हैं वो राजस्थान पुलिस के हैं। इन चुनाव में मैं सबसे दिलचस्प आपको एक चीज बताऊं कि कल शाम को जो अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कई खुलासे किए, उसके बाद में इन 13 सीटों को लेकर एक बड़ा बवंडर मचा हुआ है। लोकेश शर्मा ने सीधा आरोप लगाया था कि 2020 में जो सियासी संकट आया था सरकार पे, उसमें जो रिकॉर्डिंग की गई थी, जो उस वक्त कॉल रिकॉर्डिंग जिन्हें बताया गया था, फोन टैपिंग जो कहा गया था, वो लोकेश शर्मा ने उस वक्त मीडिया को देते हुए कहा था कि ये रिकॉर्डिंग उन्हें सोशल मीडिया से मिली है। अब उन्होंने ये खुलासा कर दिया है कि ये एक पेनड्राइव में डालकर ये रिकॉर्डिंग एक बाकायदा ट्रांसक्रिप्ट नोट के साथ में खुद तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने उन्हें दी थी। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया है, ये भी खुलासा किया है कि अशोक गहलोत जोधपुर से अपने बेटे की हार का बदला लेना चाह रहे थे। वो पचा नहीं पा रहे थे कि अशोक वो खुद अपनी गृह सीट पर उनका बेटा कैसे हार सकता है। और जो गजेंद्र सिंह शेखावत है, गजेंद्र सिंह शेखावत ने करीब 2 लाख और करीब 74,000 वोटों से एक करारी शिकस्त दी थी वैभव गहलोत को। और जिसके बाद में ये सारी चीजें चालू हुई और लगातार पूरे कैंपेन में हमने देखा गजेंद्र सिंह शेखावत ये कहते हुए नजर आए कि पिछले 5 साल जो थे वो उनके जीवन के सबसे कठिन 5 साल थे। तो इस मायने में अब ये लोकेश शर्मा के खुलासे के बाद में उसका कितना असर पड़ रहा है, जोधपुर और जालोर। हाँ बिल्कुल। दिव्येंदु, क्या तैयारी सुरक्षा के मद्देनजर अगर हम बात करें तो, क्योंकि चुनौती है शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराने की? देखिए, सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग ने समन्वय करके पूरी व्यवस्था की है। वही अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 प्रत्याशी बदले हैं। मेरठ में इन्होंने प्रत्याशी बदला है, गाजियाबाद में प्रत्याशी बदला है, नहीं तो बुलंदशहर से लगाए हर सीट पे इनका पुराना प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। और इस तरह की व्यवस्था क्योंकि एक चुनौती भी है अभिषेक पांडे, मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाने की, उम्मीदवारों और पार्टियों की भी एक चुनौती है। बिल्कुल, ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके की कांटे की टक्कर पूरे देश भर में देखी जा रही है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि एक एक वोटर वो पोलिंग बूथ तक पहुंचे, चाहे जिस पार्टी का हो। वो अगर पहुंचेगा तो उस पार्टी की चीज़ें मजबूत होगी। और शायद यही वजह है कि हर व्यक्ति बूथ मैनेजमेंट पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। इस बार बीजेपी ने पूरे पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ प्रमुखों को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि वोटिंग परसेंटेज जो कम हुए हैं, जिसकी प्रधानमंत्री ने खुद चिंता जताई थी, उसको किस तरीके से आगे किया जाए। और इसके लिए बाकायदा हर तरीके की तैयारी की गई है। हर पार्टियों की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ये मतदाता अगर पहुंचे, ये देखा जाए कि कहीं धमकाया तो नहीं जा रहा है किसी उम्मीदवार के जरिए, कहीं जानबूझ के रोका तो नहीं जा रहा है। कई बार ऐसा होता है जब आप पैसे दे करके अपने विपक्षी पार्टी के जो वोटर्स होते हैं उनको आप जाने नहीं देते हैं पोलिंग बूथ तक, और इसकी वजह से भी कम होता है। तो चुनाव आयोग इस पर भी खासा निगरानी रखे हुए है। अखिलेश यादव अब कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया और उनकी उम्मीदवारी को लेकर अपर्णा यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मोदी के डर से बड़े नेता मैदान में उतरने लगे हैं। इंडिया के दिल में हार का डर, इंडिया यानी कि इंडिया गठबंधन जो है, उनके दिल में अब हार का डर पैदा हो गया है। अपर्णा यादव ने कहा कि तीसरी बार मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। जेठ जी के लिए आसान नहीं है कन्नौज सीट। अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव को जिताया है और कहा है कि अखिलेश यादव जब कन्नौज से उम्मीदवार तेज प्रताप को बदलकर खुद चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो अब यह साफ हो गया है कि अब हार की डर सताने लगी है और इसीलिए बड़े नेता जो हैं अब वो चुनाव मैदान में उतरने लगे हैं। कन्नौज से 3 बार अखिलेश यादव चुनाव पहले भी जीत चुके हैं। 2 बार डिंपल यहां से चुनाव जीती हैं। पिछली बार डिंपल यादव हार गई थी और एक बार मुलायम सिंह यादव भी यहां से चुनाव लड़े थे। लेकिन तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार घोषित किया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से। 48 घंटे के अंदर ही भतीजे तेज प्रताप को हटाकर बदलकर खुद चुनाव मैदान में उतर गए अखिलेश यादव और आज नामांकन दाखिल किया और इसको लेकर अपर्णा यादव ने तंज कसा है। इनके बड़े नेताओं ने यह तय किया है
अब, क्योंकि उनको पता है कि वो मोदी जी से उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं नहीं बोलूंगी, डर है, भय है। तो अब वो सारे बड़े नेताओं को अपने उतार रहे हैं चुनाव में। और पहले जो माना जाता था कि भाई केक वॉक की तरह जीत जाएंगे, हम कहीं से भी लड़ जाएंगे, हम जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जबकि मैं तो ये कहूँगी कि आदरणीय नेताजी यानी मुलायम सिंह जी, जो मेरे ससुर भी हैं, उनकी वजह से जो है बहुत सारी सीट्स सेफ मानी गई, क्योंकि उन्होंने अपने दम पे और अपने पीपल्स कनेक्ट की वजह से वो उस पे मेहनत करके उन सीट्स को बड़ा सेफगार्ड बनाया। पर उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्चस्व स्थापित किया है। कमल का फूल उन सीटों पर भी खिला है और प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई भी मैदान में उतर आए जो है, मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और बनाने जा रही है। तो अपर्णा यादव, जो कि अखिलेश यादव के छोटे भाई की पत्नी है, और उन्होंने कहा कि अब बड़े नेताओं में भी डर पैदा हो गया है इंडिया गठबंधन में, इसीलिए वो भी चुनाव मैदान में उतरने लगे हैं। मोदी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे और इसे कोई रोक नहीं सकता। अब दूसरे चरण का मतदान कल है और इसके लिए पूरी तैयारी हो गई है। बहुत ही रोचक मुकाबला कई संसदीय क्षेत्रों में दूसरे चरण में देखने को मिलने वाला है। कई प्रमुख चेहरे इस दौर में हैं चुनाव मैदान में, उन पर भी हम नजर डालते हैं इन तस्वीरों के जरिए। देखिए, राहुल गांधी वायनाड से चुनाव मैदान में हैं, शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक के एच.डी. कुमारस्वामी मांड्या से चुनाव मैदान में हैं, तो अभिनेत्री हेमा मालिनी एक बार फिर से मथुरा में जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। अरुण गोविल मथुरा से चुनाव मैदान में हैं। पप्पू यादव इंडिपेंडेंट बिहार के पूर्णिया से चुनाव मैदान में हैं और मुकाबले को रोचक उन्होंने बना दिया है, त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। यदुवीर वाडियार मैसूर से चुनाव मैदान में हैं, तो सुकांत मजुमदार बालूरघाट से, पश्चिम बंगाल के बालूरघाट से चुनाव मैदान में है। वैभव गहलोत अशोक गहलोत के बेटे हैं, जालौर से चुनाव मैदान में हैं। राजीव चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे हैं और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एक बार फिर से कोटा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से फिर जोर आजमाइश कर रहे हैं। मंसूर अली खान बेंगलुरु सेंट्रल से हैं, तो तेजस्वी सूर्या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर बेंगलुरु दक्षिण से एक बार फिर जोर आजमाइश कर रहे हैं। भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं, तो पिछली बार निर्दलीय जीती नवनीत कौर राणा अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर महाराष्ट्र के अमरावती से चुनाव मैदान में हैं, जहां पर कल वोटिंग है। ये प्रमुख चेहरे जिन पर सबकी नजर होगी और दूसरे चरण में मुकाबला बहुत रोचक है। 5 केंद्रीय मंत्री चुनाव मैदान में हैं, 2 पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव मैदान में हैं। राजीव चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम से, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से, कैलाश चौधरी बाड़मेर से, वीरेंद्र कुमार खटिक टीकमगढ़ से और शोभा करंदलांजे बेंगलुरु नॉर्थ, ये 5 केंद्रीय मंत्री चुनाव मैदान में हैं। दूसरे चरण में 2 पूर्व सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव से और एच.डी. कुमारस्वामी मांड्या से चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त भोपाल से अजय भटनागर जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी दूसरे चरण में मतदान है 6 संसदीय क्षेत्रों में और बिहार के 5 संसदीय क्षेत्रों में कल दूसरे दौर का मतदान है। आशुतोष कुमार पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय भटनागर, जरा बताइए दूसरे चरण के मतदान की क्या तैयारियां हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा जो मतदान मध्य प्रदेश में दूसरे चरण में होना है वो 6 संसदीय सीटें हैं। बिंद की, रीवा और सतना काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं। एक जो बिंद का नेतृत्व करती हैं ये 2 संसदीय सीटें। उसके बाद बुंदेलखंड की जो 3 संसदीय सीटें हैं, खजुराहो और टीकमगढ़ और दमोह, इसके अलावा होशंगाबाद में चुनाव है। इन 6 संसदीय सीटों में देखें तो खजुराहो संसदीय सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा मैदान में है। टीकमगढ़ से केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक मैदान में है और टीकमगढ़ जो खजुराहो संसदीय सीट की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव मैदान में बी.डी. शर्मा मैदान में है, तो सामने जो परंपरागत मुख्य प्रतिद्वंदी है कांग्रेस, उन्होंने इंडी गठबंधन के लिए ये सीट छोड़ी थी और इंडी गठबंधन से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार
उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे गए थे, मगर उनका पर्चा निरस्त हो गया। लिहाजा न समाजवादी पार्टी मैदान में है, न कांग्रेस मैदान में है। अब फॉरवर्ड ब्लॉक को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने समर्थन दिया है। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है ये देखना कि उनकी जीत अगर होनी है तो कैसे होनी है, कितनी जीत होनी है, कितना अंतर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि खजुराहो में सबसे बड़ी जीत का अंतर होगा, क्योंकि वहां पर अगर देखें तो परंपरागत प्रतिद्वंदी में से कोई भी मैदान में नहीं है। लिहाजा फॉरवर्ड ब्लॉक को उन्होंने समर्थन दिया है। 1,11,00,000 मतदाता हैं इन 6 सीटों पर, जिनके लिए चुनाव आयोग ने 12,800 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीमावर्ती ये संसदीय क्षेत्र है, लिहाजा चौकसी कड़ी की गई है और जो एसडीआरएफ के जो बल हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस के बल हैं, वो तैनात किए गए हैं। पुलिस के भी तमाम सीमा चौकियां बनाई गई हैं। जो भी बाहरी व्यक्ति हैं उनको कल शाम को 6 बजे तक बाहर कर दिया गया था। मतदान पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, मतदान केंद्रों तक पहुंच चुकी हैं। मतदान केंद्रों की अगर हम बात करें तो 12,800 से ज्यादा जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, उसमें 8,000 से ज्यादा जो मतदान केंद्र हैं उसमें वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है चुनाव आयोग द्वारा। चुनाव आयोग का दावा है कि पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के तहत पूरा मतदान होगा। मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के प्रयास भी किए गए हैं चुनाव आयोग द्वारा और जो भी मतदान केंद्र पे जैसे गर्मी है तो वहां पेयजल की व्यवस्था है या छाया की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। यानी मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रेरित करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए सारी व्यवस्था चुनाव आयोग ने की है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह से प्रथम चरण में मतदान कम हुआ था तो अब दबाव चुनाव आयोग के ऊपर भी है, राजनीतिक दलों के ऊपर भी है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए और उसी को लेकर तमाम सारी व्यवस्थाएं चुनाव आयोग ने की हैं और राजनीतिक दलों का भी ये पूरी कहना कोशिश है कि अपील ज्यादा भी से की गई ज्यादा है। संख्या में मतदाता आए और मतदान करें, अपील भी की जा रही है। भारत एक्सप्रेस भी लगातार ये अपील कर रहा है। पटना से आशुतोष हैं। आशुतोष, पहले चरण में 4 संसदीय क्षेत्रों में मतदान हुआ और 21 राज्यों की 102 सीटों पर पहले चरण का जो मतदान हुआ था उसमें सबसे कम मतदान 48% के आसपास बिहार में हुआ था। तो दबाव सबसे ज्यादा बिहार के इन 5 संसदीय क्षेत्रों पर चुनाव आयोग को है कि मतदान का प्रतिशत बढ़े। किस तरह के रोचक मुकाबला आप देख रहे हैं, क्योंकि 5 संसदीय क्षेत्रों में एनडीए की तरफ से तो सभी जेडीयू के ही उम्मीदवार हैं चुनाव मैदान में, और एक वो सीट है जिस पर कांग्रेस पिछली बार जीत दर्ज की थी। बेशक आनंद जी, आपने सही कहा। चुनाव आयोग के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए और इसके तहत चुनाव आयोग ने कई तरह के उपाय किए हैं। खास करके फर्स्ट टाइम वोटर के लिए कैप और टी शर्ट देने तक की व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा तमाम मतदान केंद्रों पर ज्यादा से ज्यादा सुविधा और मोटिवेट करने की व्यवस्था की गई है। यानी यदि वोटर मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचेंगे तो मोटिवेशनल स्पीच देकर वोटरों को मतदान केंद्र तक ले जाने की भी जिम्मेवारी जिला प्रशासन को दिया गया है और ये चुनाव आयोग का सीधा निर्देश है। तो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की अगर हम बात करें तो इसके लिए काफी गंभीर है चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के तरफ से कई खासे निर्देश दिए गए हैं। जहां तक बिहार में चुनाव की अगर बात करें तो बांका, भागलपुर के अलावा सीमांचल का वो 3 सीट, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज, ये तीनों हॉट सीट है, जिसमें 2 काफी हॉट सीट है। पूर्णिया की अगर बात करें तो पप्पू यादव के मुकाबले में आ जाने के बाद काफी हॉट हो गया और जिस अंदाज में तेजस्वी यादव ने या तो इंडिया को या तो एनडीए गठबंधन को वोट देने की अपील की है, उसके बाद पप्पू यादव के समर्थन में आम लोगों का रुझान बढ़ा है और इस बात को लेकर तेजस्वी यादव भी चिंतित है। जहां तक किशनगंज की बात कर रहे हैं तो किशनगंज वो इकलौता सीट है जो पिछले चुनाव में एनडीए हार गई थी और इस बार एनडीए की कोशिश है कि वो सीट किसी भी कीमत पे जीते और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका एमआईएम के तरफ से अख्तरुल इमाम निभा रहे हैं, क्योंकि अख्तरुल इमाम यानी ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट के तौर पे किशनगंज से वो जाबाजी से लड़ रहे हैं और जीत के दावे कर रहे हैं। तो यदि वहां वोट डिवाइड हुआ और ऐसी स्थिति बनी कि मास्टर मुजाहिद और डॉक्टर जावेद यानी 3 जो कैंडिडेट हैं वो तीनों एक ही समुदाय के हैं और तीनों एक ही तरह के मुस्लिम हैं, तो ये तीनों के बीच यदि डिवीजन होगा तो वहां से एनडीए की गुंजाइश बनती हुई दिखाई दे रही है। जहां तक पप्पू यादव की बात करें तो पप्पू यादव एकदम से फाइट में आ गए हैं। जिस तरह से उनकी उपेक्षा हुई, जिस तरह से लालू परिवार उपेक्षित उनको किया है, उसका
फायदा मिलता हुआ दिख रहा है और इसके फायदा मुझे लगता है कि पप्पू यादव की वजह से कहीं एनडीए को न मिल जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार ललन सिंह की सभा में जाएंगे, यानी ललन सिंह के पक्ष में प्रचार करें। तो एक तरफ 5 संसदीय क्षेत्र में वोटिंग होगा और दूसरी तरफ मुंगेर में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ होंगे। तो बिहार कल काफी एक तरह से कहें हॉट रहेगा और पूरी तरह से पूर्णिया के सीट को लेके पूरी तरह से गंभीरता बनी रहेगी। जहां तक प्रशासनिक तैयारी की बात करें तो यह पूरा का पूरा सीमांचल इलाका है, बॉर्डरिंग स्टेट है और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था में न केवल सीआरपीएफ बल्कि एसएसबी के जवानों को भी लगाया गया और इस बात की मुकम्मल व्यवस्था की गई है कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह से कोई बाधा न पहुंचे, खास करके नेपाल बॉर्डर पार करके या बांग्लादेश से किसी तरह की गड़बड़ी न हो। इसके लिए इंटेलिजेंस इनपुट को भी इंप्रूव किया गया है, यानी जो स्टेट आईबी है उसको भी अलर्ट कर दिया गया और सेंट्रल एजेंसियां खास करके सेंट्रल आईबी जो उस इलाके में काम करती है उसके साथ भी प्रॉपर तालमेल किया जा रहा है। तो चुनाव और कल प्रधानमंत्री मुंगेर में होंगे तो बगल की 2 सीटों पर कल चुनाव भी है, भागलपुर और बांका, जहां से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार अजीत शर्मा और तारिक अनवर को खड़ा किया है और दोनों सिटिंग एमपी से उनका मुकाबला है। बेशक आनंद जी, आपने सही कहा, प्रधानमंत्री अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं और यहाँ नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री दोनों हैं। तो लोगों का रुझान रहेगा कि एक तरफ वोटिंग होगा और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री के संबोधन का इम्पैक्ट होता है और ये वही ललन सिंह है जिनको लेके बीजेपी कभी गंभीर हुआ करती थी, तरह तरह की बातें करती थी। उनके प्रचार के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, मतलब साफ है सब कुछ स्थिति सामान्य हो गई है और ललन सिंह के लिए जोर इसलिए लगाया जा रहा है कि कहीं उनका सीट लूज न कर जाए, इसलिए प्रधानमंत्री का यह दौरा सुनिश्चित किया गया है और चुनाव के दिन सुनिश्चित किया गया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि उस इलाके में इंपैक्ट हो, खास करके अगर भागलपुर और बांका इलाके की बात करें तो यहां कम से कम इंपैक्ट हो और लोगों का प्रधानमंत्री के प्रति आकर्षण बने बढ़े और इसी एवज में इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो दो तरफा एक्टिविटी है, एक तरफ 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होंगे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की सभा होगी जिसमें वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और आप देख रहे हैं कि जिस अंदाज में तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री से 5 सवाल किए हैं, तो मुझे लगता है कि उन 5 सवालों का जवाब प्रधानमंत्री निश्चित रूप से देंगे, जिसमें संविधान खतरे में होने का हवाला दिया है, उन्होंने आरक्षण खत्म करने की बात कही है, गरीबों को गरीब रखने की बात हुई है और 39 सीट के एवज में बिहार को आपने क्या दिया, यह सवाल तेजस्वी यादव ने किया है। तो प्रधानमंत्री इसका भी जवाब देंगे क्योंकि बिहार के लोग जानना चाहते हैं जिस अंदाज में तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा है और सवाल खड़े किए हैं कि आपने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की तरफ से इस बाबत जवाब आएंगे और इसका इंतजार पूरे बिहार के लोग कर रहे हैं। जी अजय भटनागर, मुद्दे पहले दौर में जो थे वही दूसरे दौर में भी हैं, मध्य प्रदेश में वही सुनाई दे रहा है, या फिर जो कहा यह जा रहा है कि पहले चरण का जो मतदान हुआ और उस मतदान में जो आशा थी उसके अनुरूप पोलिंग नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बदली, हिंदुत्व, परिवारवाद, तुष्टीकरण और आतंकवाद को एक बार फिर से दूसरे चरण में मुद्दा बनाया? देखिए, जहां तक मुद्दों की बात करें तो निश्चित तौर पर स्थानीय मुद्दे आज भी हावी रहते हैं। देश के मुद्दे हों या विदेश से संबंधित मुद्दे हों, राष्ट्रीय मुद्दे जो भी हैं, उनके साथ साथ प्रदेश के मुद्दे भी रहते हैं और सबसे ज्यादा रहते हैं हावी स्थानीय मुद्दे। आज भी जनता है वो अपने सांसद से चाहती है कि मूलभूत सुविधाएं, कि उनको बिजली, सड़क, पानी उनको अपने नेता से चाहिए, चाहे वो विधायक का काम हो या सांसद का काम हो, उससे उनको बहुत ज्यादा लेना देना नहीं रहता है। सबसे ज्यादा वो चाहते हैं कि उनको मूलभूत सुविधाएं उनके नेताजी दें। अब वो नेताजी सांसद हों या विधायक हों या पार्षद हों, वो उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। तो स्थानीय मुद्दों के साथ साथ नेता जरूर कोशिश करते हैं कि उनको राष्ट्रीय मुद्दों पर भी ले जाए, प्रदेश के मुद्दों पर ले जाए और उन सब मुद्दों का भी कहीं ना कहीं फर्क रहता है। तो निश्चित तौर पर राम मंदिर भी एक मुद्दा है, देश की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई भी एक मुद्दा है, बेरोजगारी भी एक मुद्दा है। तमाम सारे मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दे भी हैं। इसके साथ साथ जो सांसद है, जो प्रेजेंट वर्तमान जो सांसद है, उन्होंने उनको अगर टिकट मिला है या जहां बदले गए हैं तो बीजेपी के ही सांसद रहे हैं, तो उन्होंने कितना काम किया है उसको भी एक बड़ा मुद्दा विपक्ष भी बना रहा है। और रिपोर्ट कार्ड लेके अगर वही सांसद रिपीट हुए हैं तो वो भी अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच जा रहे हैं कि उन्होंने अपनी सरकार रहते हुए
केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तो कितने काम किए हैं। तमाम सारी वो योजनाएं हैं केंद्र की या राज्य की, चाहे वो आवास की योजना हो, नल जल योजना हो, तमाम सारी वो योजनाएं, उन योजनाओं को वो गिनाते हैं। कितने हाईवेज बनाए, कितने पुल बनाए, कितने सारी सड़कें उन्होंने बनाई है, और सिलेंडर, गैस सिलेंडर जिस तरह से मिला है, तमाम सारी योजनाओं को, चाहे वो आयुष्मान कार्ड का भी बात हो, और सबसे बड़ा जो ट्रम्प कार्ड है बीजेपी के पास है वो है मोदी जी का नाम। यानी मोदी जी के नाम पे ये वोट मांगे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तमाम सारे मुद्दे जो जिन पे वोट बीजेपी मांग रही है उनको काउंटर कर रही है, और कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रही है कि उनके प्रत्याशी ने उनके लिए कुछ नहीं किया है, और अब जो प्रत्याशी है वो उनके लिए सारी सुविधाएं देगा। तमाम सारी चीजों को लेकर ये चुनाव मैदान में दोनों ही दलों के नेता सामने आए हैं। 80 प्रत्याशी हैं पूरे इन 6 संसदीय सीटों पर। उन 80 में से मात्र 5 महिलाएं हैं। आप समझ सकते हैं कि जो महिला आरक्षण की बात की जाती है, महिलाओं के तमाम मुद्दों की बात की जाती है, उसमें भी किस तरह से 75 प्रत्याशी मेल हैं और 5 महिलाएं, एक ट्रांसजेंडर है। तो इस तरह से 80 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो पिछला वोटिंग परसेंटेज 66% रहा था। तो चुनाव आयोग की कोशिश है कि उससे आगे निकलें। तो तमाम मुद्दे भी हैं, तमाम सारी परेशानियां भी हैं, उसके बीच वोटर को मतदान करने, लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर है, उसमें मतदान करने मतदान केंद्र पर पहुंचना होगा और ज्यादा से ज्यादा मतदान करना होगा, क्योंकि वोट की ताकत ही उनका असली मुद्दा हल कर सकती है, या जो उनकी परेशानी है, या वो जो सरकार से चाहते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनसे वो जो चाहते हैं, यानी केंद्र सरकार की तमाम सारी योजनाएं होती हैं, जैसे एयरपोर्ट है, रेलवे है, हाईवेज हैं, तो उनके यहाँ तमाम सारी इंडस्ट्रीज आती हैं, तो उन सब चीजों, यानी रोजगार की समस्या हल कर सकते हैं। तो उन सब समस्याओं का हल उनके पास खुद है, इसलिए उनको मतदान केंद्र में जाना होगा और वोट करना होगा, और ये बताना होगा कि उनकी समस्या कौन हल कर सकता है। ये परिणाम 4 जून को आएंगे, मगर अपने अपने मुद्दे लेके अलग अलग नेता जनता के बीच जरूर पहुंच रहे हैं जी, और उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश भी करते रहे हैं। अब कल मतदान है, देखना है कितने वो कनेक्ट कर पाए। प्रियंका कौशल इस वक्त रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, पहले चरण में एक ही संसदीय क्षेत्र था बस्तर, और वहां पर जमकर वोटिंग हुई थी। नक्सल प्रभावित इलाके में जो वोटिंग हुई थी उसने, वहां के मतदाताओं ने संदेश दिया बाकी के संसदीय क्षेत्र के लिए कि किस तरह से वोटिंग होती है और कैसे वोटिंग करनी चाहिए। अब 3 संसदीय क्षेत्र हैं दूसरे चरण में, किस तरह की तैयारी है? और उसमें तो भूपेश बघेल खुद चुनाव मैदान में है। बिल्कुल आनंद, राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर, 3 लोकसभा सीटें जहां कल दूसरे चरण में मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में कुल 11 सीटें हैं। जैसा कि आपने बताया कि बस्तर में हो चुका है 1 सीट पर पहले चरण में मतदान, अब तक दूसरे चरण में 3 सीटों में मतदान होगा। राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस की तरफ से किस्मत आजमा रहे हैं। उनके सामने वर्तमान सांसद संतोष पांडे हैं, भाजपा के ही सांसद थे, पिछले चुनाव में जीते थे, और टिकट उनको दोबारा दी गई है। और बहुत टक्कर का मुकाबला राजनांदगांव में देख रहे हैं। महासमुंद की रोचक मुकाबला है। पूर्व गृह मंत्री भूपेश सरकार में गृह मंत्री ने ताम्रध्वज साहू वो मैदान में है, और उनके सामने पूर्व विधायक कुमारी चौधरी बीजेपी की तरफ से। कांकेर का मुकाबला भी बहुत रोचक है, और कांकेर में इस वक्त आज 8 नक्सली सरेंडर हुए हैं, फोर्स डिप्लॉयड है। पूरे बस्तर में आप देखेंगे कि फोर्स इस समय चहलकदमी करती नजर आ रही है, क्योंकि कांकेर सीट भी नक्सल प्रभावित सीट है, और आपको पता ही होगा कि अभी कुछ इसी हफ्ते वहाँ 29 नक्सली एनकाउंटर हुए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे 4 चौबंद वहाँ पर तैयारियां हैं, और तीनों इस संसदीय सीट को लेकर चुनाव आयोग की अपनी तैयारियां, पुलिस प्रशासन की अपनी तैयारियां हैं। कई सारे बड़े स्टार प्रचारक दोनों ही पार्टियों की धुआंधार प्रचार इन सीटों पर कर चुके हैं। खुद अमित शाह आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने वोट की अपील की। लगातार प्रियंका गांधी आई कांग्रेस की तरफ से, एक जोरदार धुआंधार प्रचार सबने किया है। लेकिन राजनांदगांव पे सबकी नजर है, क्योंकि भूपेश बघेल की प्रतिष्ठा वहाँ दाव पर है। बीजेपी आज ही विजय शर्मा ने, उप मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने बयान जारी किया है कि राजनांदगांव में अगर आप टिकट देंगे कांग्रेस को, तो आप कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यकों का जो तुष्टिकरण करती आई कांग्रेस, उसको आप वोट देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि जब सरकार थी भूपेश की, तो अकबर और ढेबर यहाँ से सरकार चलाते थे। तो इस तरह की अपील की, और एक सनसनी आज फैली छत्तीसगढ़ में उनको बयान को लेकर। कांग्रेस भी हमलावर रही है, किस तरह की बयान नहीं लेना चाहिए कि मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अब ये छत्तीसगढ़ के बारे में, वहां पर पूरी तैयारी है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच बड़ा रोचक मुकाबला भी देखने को मिलेगा। आशुतोष, बिहार में तो राष्ट्रीय मुद्दे
एक तरफ रहते हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दे जिसकी चर्चा अभी अजय भटनागर कर रहे थे वो ज्यादा रहता है, चेहरा भी होता है और जातिगत समीकरण ज्यादा हावी रहता है। इस बार के चुनाव में इन 5 संसदीय क्षेत्रों में आप क्या देख रहे हैं? बेशक आनंद जी, जातीय समीकरण हमेशा से हावी रहा है, रहेगा, और तमाम नेताओं की ये कोशिश होती है कि जातीय समीकरण को आधार बना के हम आगे बढ़े। लेकिन फिलहाल बीजेपी के समक्ष एक सबसे बड़ी चुनौती है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े, और बीजेपी ने अपने कैडरों को सीधा निर्देश दिया है कि जनता को मोटिवेट करे, जो लाभार्थी हैं वो मतदान केंद्र तक पहुंचे, ऐसी समुचित व्यवस्था की जाए और वैसे वोटरों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जाए। जहां तक मुद्दों की बात करें तो राष्ट्रीय मुद्दा निश्चित रूप से है, चाहे राम मंदिर हो, 370 हो या फिर ट्रिपल तलाक हो, ऐसे मुद्दे जरूर कहे जाते हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दे भी काफी प्रबल है, हावी है। खास करके तेजस्वी यादव ने स्थानीय मुद्दों को उठाकर काफी रोचक बना दिया है और लगातार वो सीधा प्रधानमंत्री से सवाल जवाब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ये कोशिश हो रही है कि तेजस्वी यादव जिस जातीय समीकरण को आधार बनाकर चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं उसको तोड़ना है, और उसके लिए बीजेपी के तरफ से न केवल राष्ट्रीय मुद्दों के जरिए जवाब दिया जा रहा है बल्कि लोकल मुद्दे पर जेडीयू का सहारा लिया जा रहा है। और जो स्टेट में डेवलपमेंट हुए हैं, नीतीश कुमार के कार्यों को गिनाया जा रहा है और लालू प्रसाद यादव के जो कार्यकाल रहे हैं, खास करके 1990 से 2005 तक का हवाला दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि चारों तरफ मोर्चे खोलकर एनडीए के कैंडिडेट लड़ रहे हैं, एनडीए के नेता अपनी बात रख रहे हैं, और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यदि लोकल मुद्दा हावी होता है तो उसे कैसे जवाब देना है। हालांकि तेजस्वी यादव की तरफ से लगातार ये कोशिश हो रही है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसको दरकिनार करके स्थानीय मुद्दों को लाया जाए, खासकर सेंटर में उसको लाया जाए और जनता को स्थानीय मुद्दे के तहत उन्हें जोड़ने की कोशिश की जाए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों लोगों का, अजय भटनागर और आशुतोष, और प्रियंका कौशल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दूसरे चरण में कल चुनाव है 88 सीटों पर और इस चुनाव के लिए पूरी तैयारी हो गई है, लेकिन कई प्रमुख चेहरे जिनकी किस्मत दांव पर लग रही है कल ईवीएम में कैद हो जाएगी। राहुल गांधी वायनाड से पिछली बार जीते थे, एक बार फिर से वहां से चुनाव मैदान में है कांग्रेस के टिकट पर। शशि थरूर कांग्रेस से तिरुवनंतपुरम से चुनाव मैदान में एक बार फिर से हैं। एचडी कुमारस्वामी पूर्व मुख्यमंत्री जेडीएस और एनडीए गठबंधन से मांड्या से चुनाव मैदान में है। तो हेमा मालिनी 2014-2019 की जीत के बाद हैट्रिक बनाने के लिए 2024 में मथुरा से एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। अरुण गोविल को मेरठ से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। तो पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में उन्होंने किया, लेकिन कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो फिर वापस वो इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में है और पूर्णिया के चुनाव को रोचक बना दिया। यदुवीर सिंह वाडियार मैसूरू से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर हैं। बीजेपी के उम्मीदवार सुकांत मजुमदार बालूरघाट से हैं पश्चिम बंगाल के। तो कांग्रेस से वैभव गहलोत, अशोक गहलोत के बेटे हैं, जालौर से चुनाव मैदान में हैं। राजीव चंद्रशेखर बीजेपी से केंद्रीय मंत्री हैं, तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर एक बार फिर से कोटा से चुनाव मैदान में हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जोधपुर से फिर से चुनाव मैदान में हैं। तो कांग्रेस के मंसूर अली खान बेंगलुरु से चुनाव मैदान में हैं, जिनकी किस्मत कल ईवीएम में कैद होगी। तेजस्वी सूर्या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर एक बार फिर से बेंगलुरु दक्षिण से चुनाव मैदान में हैं। और कांग्रेस से भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल। और नवनीत राणा जो पिछली बार इंडिपेंडेंट जीती थी अमरावती से, अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में है। ये हॉट सीट है। तिरुवनंतपुरम की राजीव चंद्रशेखर का मुकाबला शशि थरूर से। शशि थरूर वहां के सिटिंग एमपी हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु दक्षिण से और उनका मुकाबला सौम्या रेड्डी कांग्रेस की उम्मीदवार से है। मथुरा से हेमा मालिनी हैट्रिक के लिए चुनाव मैदान में एक बार फिर से हैं बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर। तो कांग्रेस से मुकेश धनगर उनके खिलाफ इंडिया गठबंधन से चुनाव मैदान में हैं, उन्हें चुनौती दे रहे हैं। एक और हॉट सीट मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल को बदलकर अरुण गोविल को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। सुनीता वर्मा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार यहां से अरुण गोविल के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। वायनाड की सीट राहुल गांधी की, पिछली बार राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे और एक बार फिर से वायनाड से वो चुनाव लड़ रहे हैं। के सुरेंद्रन को भारतीय जनता पार्टी ने यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है।
और हॉट सीट पूर्णिया बिहार की, जहां पर बीमा भारती इंडिया गठबंधन की आरजेडी से, संतोष कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार जेडीयू से हैं, सिटिंग एमपी हैं संतोष कुशवाहा, 2 बार से चुनाव जीते हैं और एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं और पप्पू यादव उनके खिलाफ निर्दलीय चुनौती दे रहे हैं।